नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं मर्दर हिंद 24 न्यूज़। क्या चल रहा है न्याय प्रणाली में दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी। क्या मोदी काल में मीडिया, चुनाव आयोग, न्याय प्रणाली, ईडी, आयकर विभाग, सीबीआई कुछ भी स्वतंत्र नहीं? क्या सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं सरकार के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई हैं? कुछ भी स्वतंत्र नहीं। मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, गोदी मीडिया की। वह तो आपको कुछ भी बताएगा नहीं, वह तो सरकार की चाटुकारिता में लगा है। चुनाव आयोग के मुखिया का चुनाव सरकार करती है, या यूँ कहें कि सरकार के प्रभाव में रहने वाला अधिकारी ही चुनाव मुख्य आयुक्त होता है, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। देश की जनता ने हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनावों में चुनाव आयोग की भूमिका को देखा ही है। जनता ईवीएम से त्रस्त है, ईवीएम को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, पर क्या कारण है कि चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं? चुनाव आयोग के मुखिया के चुनाव बोर्ड से मुख्य न्यायाधीश का नाम ही हटा दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे क्या खेल है। ईडी सीबीआई की कार्यप्रणाली से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। केवल ईडी का काम है विपक्ष पर हमला बोलना, विपक्ष की सरकारों को डराना, धमकाना और तोड़ देना, विपक्षी नेताओं को जेल में डालना, चाहे आरोप सिद्ध हो या ना हो। जो सरकार की राह में रोड़ा बन रहे हो, साल 2 साल के लिए जेल में डाल दो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार देश की जनता के हितों की अनदेखी की जा रही है, चाहे किसान हो, बेरोजगार युवा हो, देश में बढ़ती महंगाई हो। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, 10.9%। देश की 100 करोड़ आबादी 300 से 575 रुपये प्रतिदिन कमाती है। महंगाई तो आप देख रहे हैं। सरकार को क्यों इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि सरकार को डर नहीं लगता। अब तो लोकसभा चुनाव में भी 3-4 महीने विशेष है। सरकार को हार से डर नहीं लगता, या फिर सरकार को मालूम है कि सारे तंत्र पर तो सरकार का कब्जा है, जनता की खुशियां या नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता तो मूर्ख है। 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर या हिंदू मुस्लिम करके अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। चलिए आज बात करते हैं न्याय प्रणाली की। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील क्या कह रहे हैं। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि मैं 9 करोड़ घूस देकर चीफ जस्टिस से ही यह जजमेंट खरीदा है। मेरे पास यह आदमी आया था, बोला मैंने 9 करोड़ देकर यह जजमेंट खरीदा है और यह कल आ जाएगा, और यकीनन अगले दिन वह जजमेंट आ गया। गोगोई साहब को ही ले लीजिए, अयोध्या का फैसला दिया, राफेल का फैसला दिया, और तुरंत रिटायर होने के बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट दिए सरकार की फेवर में। अडानी की फेवर में तो कम से कम 6 फैसले दिए और 40,000 करोड़ का फायदा अडानी को पहुंचाया। उनको रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी का अध्यक्ष बना दिया। तीसरा कारण बहुत खतरनाक कारण है, बहुत खतरनाक। इन्होंने सारी एजेंसियों को लगाकर सब जजों के ऊपर डोजियर बना रखे हैं। सारे जजों के सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स सब संस्थाओं से इनकी जांच करवाते हैं, और अगर किसी जज या किसी नज़दीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिससे उसकी कमज़ोर नस को पकड़ा जा सके, तो उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं। कहते हैं देख लीजिए हमारे पास यह है। दूसरा, सरकार ने कानून पेश किया है कि चीफ जस्टिस को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री का नाम, यानी कि एक मंत्री नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक प्रधानमंत्री, उनके एक मंत्री और एक नेता विपक्ष, इनकी कमेटी बनाई जाएगी। वही मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनेगी, यानी कि बहुमत सरकार का, वह जिसको चाहे चुन ले। जब इस केस की सुनवाई शुरू हुई तो कहा गया कि एक चुनाव आयुक्त की पोस्ट खाली है, अभी एक चुनाव आयुक्त का पद खाली है, तो उसकी भी नियुक्ति कर दीजिए। तो जवाब आया कि हम इस पर विचार करेंगे। वीरवार को यह बात होती है, अगली सुनवाई आने वाले मंगलवार को थी, पर शनिवार को ही एक ही दिन में एक फाइल मूव की जाती है उसे खाली पद को भरने के लिए। लॉ मिनिस्टर 4 सचिवों के नाम अपने हैट से निकालता है।
जैसे कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स में होता है। जिन 4 सचिवों के नाम उसने अपने हैट से निकाले उसमें यह साहब भी थे, अरुण गोयल जूनियर मोस्ट। उसी दिन वह फाइल पीएम के पास भेजी जाती है। वह कहते हैं अरुण गोयल का हम चुनाव करते हैं। उसी दिन अरुण गोयल को बोल दिया जाता है कि आप वॉलंटरली रिटायरमेंट ले लो। उसी दिन वॉलंटरली रिटायरमेंट की फाइल मूव होती है और उसी दिन उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट मिल जाती है। सारे कानून को ताक पर रखकर वॉलंटरी रिटायरमेंट में 3 मास का नोटिस कंपलसरी होता है। कमाल की बात तो यह है कि उसी दिन उनको नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया जाता है और उसी दिन उनका नोटिफिकेशन भी हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का तो यह हाल कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन तो बस सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। कई साल तक हम मानते थे कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, खास तौर पर टीएन सेशन के बाद, पर पिछले कम से कम 6 साल में हम देख रहे हैं कि उसकी आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक साहब जो ईसी बने हैं उनका तो राडिया केस में एक टेप बाहर आया था सुनील अरोड़ा साहब का, जिसमें वह बात कर रहे हैं न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार की, और बड़े मजे से नीरा राडिया को बता रहे हैं कि मेरे पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा मैंने 9 करोड़ रुपए देकर चीफ जस्टिस को घूस देकर यह जजमेंट खरीदा है। बड़ी अच्छी तरह से बड़े आराम से बात बता रहे हैं कि जुडिशरी में तो बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। मेरे पास आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में जजमेंट खरीदा है और कल यह जजमेंट आ जाएगा, आप देख लेना। और यकीनन अगले दिन वह जजमेंट आ गया। तो आपने ऐसे ऐसे लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया है, तो कह सकते हैं कि अब वह आज़ादी नहीं रह गई। तो सारी संस्थाओं को करीब करीब खत्म कर दिया गया है। मीडिया का हाल तो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया का है, लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि जैसे जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया का जो गोदीफिकेशन या यूं कहे गोदीकरण हुआ है, उसके कारण मीडिया का एक स्वतंत्र रूप यूट्यूब पर सोशल मीडिया के रूप में खड़ी हो गई है। और इस स्वतंत्र मीडिया में धीरे धीरे करके जैसे जैसे अच्छे अच्छे पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़कर या जो मेन स्ट्रीम मीडिया में घुटन महसूस कर रहे हैं, वह गोदीकरण वाली पत्रकारिता से निकलकर अपना मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि यह आज़ाद मीडिया है, यह गोदी मीडिया से ज़्यादा प्रभावशाली है और संख्या में ज़्यादा भी है। बड़ी बात यह है कि सरकार इस मीडिया से घबराई हुई है। न्यूज़ क्लिक पर भी रेड करने का एक बड़ा कारण यही था। अब आखिरी सवाल यह है कि न्यायपालिका, देखें तो न्यायपालिका को तो संविधान ने बिल्कुल स्वतंत्र बनाया था। यह मानना था कि यह सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी, इसीलिए इनका रिमूवल प्रोसेस या इन पर डिसिप्लिनरी कंट्रोल सरकार का नहीं रखा गया था और रिमूवल प्रोसेस बहुत मुश्किल कर दिया। इनको निकालना लगभग असंभव था। तो एक तरह से काम करने की आज़ादी तो संविधान ने इनको दे दी, लेकिन मीडिया सब देख रही है कि 6 साल से आपने देखा भीमा कोरेगांव के लोगों को बंद किया हुआ है, जेल में सड़ रहे हैं, अभी ट्रायल भी शुरू नहीं किया। दिल्ली राइट के लोगों के खिलाफ बिल्कुल बोकस चार्ज लगाकर उमर खालिद को, उसकी तो सारी स्पीचें रिकॉर्ड है, उसको सुन लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, उनमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। फिर भी उसको इतने सालों से जेल में रखा है, 3 साल से भी ज़्यादा से बेल नहीं दी। ट्रायल तो खैर शुरू होने का क्या कारण है, नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा क्या हो गया? देखिए, इसके 3 मुख्य कारण हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों काफ़ी हद तक ध्वस्त हो गई। अभी तो वर्तमान समय में कुछ तो दशा अच्छी हुई है, पहले से कुछ तो सुधार है, लेकिन फिर भी हम पिछले 6-7 साल में देखें तो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? एक कारण तो यह है जिसे हम कहते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा अच्छे पद की चाह। इसके बारे में अरुण जेटली भी कह चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद आपको क्या पद मिलेगा निर्भर करता है पद पर रहते हुए आपके द्वारा दिए गए फैसलों पर। गोगोई साहब का ही उदाहरण ले लीजिए। अयोध्या का फैसला दिया, रफेल का फैसला दिया,
और रिटायरमेंट होने के 2-3 महीने में ही राज्यसभा सदस्य बन गए। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे फैसले अडानी के फेवर में, तो उन्होंने 6 फैसले सुनाए और कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया और उनको रिटायरमेंट के बाद NHRC का अध्यक्ष बना दिया। एक और थे साहेब, उनको गवर्नर बना दिया। एक इससे भी पहले थे शायद, उनको भी राज्यपाल बना दिया। तो एक तो यह समस्या है। दूसरी समस्या है कि जजों का चयन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों का सुप्रीम कोर्ट ने ही एक जजमेंट से अपने हाथ में लिया और बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का कॉलेजियम ही तय करेगा, सीनियर जजों का। लेकिन समस्या यह है कि वह तय भी कर देते हैं तो भी सरकार नियुक्ति ही नहीं करती। अगर उनको लगता है कि यह आदमी तो स्वतंत्र रहेगा, हमारी नहीं सुनेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, तो उसका नोटिफिकेशन ही नहीं जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि 85 जज है जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार के पास अप्रूव करके भेजे, पर सरकार ने नियुक्ति ही नहीं की। सालों साल इंतजार में बैठे रहे। फिर कानून यह कहता है कि सरकार के पास एक विकल्प है कि वह एक बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भेजे गए जजों के नामों को वापस भेज सकता है। अगर कॉलेजियम एनोनिमस रिकमेंड करता है तो सरकार को करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 बार एनोनिमस नाम भेजे, फिर भी सरकार ने नियुक्ति नहीं दी। तो आप समझ गए होंगे, स्वतंत्र जजों की नियुक्ति ही नहीं होने देती है सरकार। जस्टिस मुरली के केस में भी यही। तो दूसरा कारण यह है। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा कारण बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। इन्होंने सारी संस्थाओं को लगाकर सब जजों के ऊपर डोजर बना रखे हैं। पूरे जजों के IB, CBI, ED सब एजेंसियों से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और अगर किसी जज या उसके नज़दीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ भी ऐसी आपत्तिजनक जानकारी मिल जाए जिससे उसकी कमज़ोर नस को पकड़ा जाए, तो उसके आधार पर उसे ब्लैकमेल करते हैं। कहते हैं देख लीजिए, आपके विरुद्ध में हमारे पास यह सबूत है, आप सोच लीजिए। यह जो तरीका सरकार ने इख्तियार किया है न्यायपालिका को अपने कब्जे में करने का, अत्यंत खतरनाक है और इस वजह से ही बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी शाहरुख जैसे ईमानदार जज खड़े हो गए हैं और बहुत सारी अल्टरनेट मीडिया खड़ी हो गई है इस देश में, जिसकी वजह से आज भी हमको अपने लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की उम्मीद है। शायद आप समझ गए होंगे अपनी भूमिका। चाहे जज हो, मीडिया हो, आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकता। आपको आंदोलन खड़ा करना होगा, तभी कुछ संभव हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।